वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 8 अगस्त 2021 और 8 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितना नेत्रदान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 424 नेत्रदान किया गया। अब यहां पर आपको एक बात मैंने और भी बताया था आपको कि इन 424 नेत्रों में से 380 नेत्रों का सफल ट्रांसप्लांट किया गया है। ये भी जानकारी यहां से आपको याद रखना है। देखिए, जो भी सरकारी आंकड़े वाले मतलब तथ्य होते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सरकारी आंकड़े वाले खास करके। तो ये सारी चीजों का आपको यहां से याद रखना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और उसे आप डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो लोग घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो यहां पर आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये आकलन कर पाएंगे आप, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मतलब कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, ये सारा का सारा विथ एक्सप्लेनेशन होगा, सारे प्रश्नों का व्याख्या सहित आपको यहाँ पे मिलेगा। ये 50 सेट का श्रृंखला है, ठीक है। तो जो लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं पेड ग्रुप में, देखिए आपको वहां पर 31वां सेट आज आपको दिया गया है, वहां पर आप इसे अटेंड कीजिए। और जो लोग इसे ज्वाइन नहीं कर पाए अब तक, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके इसका डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि इसे आपको ज्वाइन करना या फिर नहीं, ठीक है। तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आप चलते हैं सीधे अगस्त माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और 1 अगस्त को ही मैत्री दिवस मनाया गया, क्योंकि अगस्त का जो प्रथम रविवार होता है ये मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इस वर्ष 1 अगस्त को मैत्री दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त जयंती, इसी को ही कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और फिर 7 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो ये सारे दिवस को यहां से आपको याद रखना है। चलिए अब यहां पे हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि पिछले साल 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा पुनः शुरू होने के बाद अब इसके नाम से लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अब इस एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मैंने आपको इस बारे में कई बार बताया है कि इसका नाम चेंज होने वाला है, लेकिन इसी के खिलाफ मतलब एक जनहित याचिका दायर की गई है पटना हाईकोर्ट में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मतलब पिछले साल 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट पुनः शुरू किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत इसकी वास्तविक शुरुआत कब हुई थी। तो यहां पर मैंने लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट की स्थापना जो हुई थी ये 1930 के दशक में महाराजा रामेश्वर सिंह ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि बिहार में ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। तो दरभंगा एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी 1930 के दशक में महाराजा रामेश्वर सिंह ने की थी। और फिर यहाँ पे आगे लिखा गया आखिरी महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु के पहले 1962 तक यहाँ से कलकत्ता तक आम लोगों के लिए भी फ्लाइट चलती थी। और फिर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय दरभंगा राज्य ने 89 एकड़ में बने इस एयरपोर्ट को भारत सरकार को सौंप दिया था। यहाँ पर आपको याद रखना इस एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी ये 1930 के दशक में महाराजा रामेश्वर सिंह ने की थी। और इस एयरपोर्ट का जो मुख्य रूप से जो इस्तेमाल होता था ये व्यापारियों के द्वारा किया जाता था और मुख्य रूप से यहाँ से जो आवागमन होता था ये कोलकाता होता था। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। और ये एयरपोर्ट जो था 89 एकड़ भूमि में फैला हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी यहां से आप याद रखिए। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दोबारा कब हुई, तो 8 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। चलिए अब यहां पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहां पे चर्चा हुई दरभंगा की। तो दरभंगा जिला जो है ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो दरभंगा जिला एक्चुअल में एक प्रमंडल भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, तो दरभंगा भी एक प्रमंडल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दरभंगा प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये दरभंगा ही है और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये दरभंगा प्रमंडल है। दरभंगा वास्तव में एक जिला भी है और दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जो 3 जिले आते हैं वो जिले कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो दरभंगा 1 हो गया, मधुबनी 2 हो गया और समस्तीपुर 3। तो कुल मिलाकर ये 3 जिले दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है और दरभंगा प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये दरभंगा ही है। और दरभंगा जिले की जो सीमा है ये कुल मिलाकर 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है कि दरभंगा जिले की सीमा 6 जिलों के साथ सीमा को साझा करता है।
अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण हुडको से प्राप्त करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2000 करोड़ रुपए हुडको से प्राप्त करने का घोषणा किया गया बिहार सरकार के द्वारा। अब ये हुडको क्या है, तो हुडको का जो अर्थ है HUDCO, हुडको का अर्थ होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। तो हुडको से ये 2000 करोड़ रुपए ऋण स्वरूप लेने का निर्णय भी बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में डिटेल में कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है, और जिसमें कि पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी पथ के निर्माण कार्य के लिए 2000 करोड़ रुपए ऋण हुडको से प्राप्त करने तथा ऋण के ब्याज सहित वापसी के लिए राज्य सरकार की गारंटी स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसके निर्माण कार्य के लिए जो हुडको से जो ऋण लेगा, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो होगी ये राज्य सरकार की होगी, इसमें केंद्र की किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं होगी। इस ऋण का जो भी ब्याज होगा, जो भी ऋण है उसका जो ब्याज होगा, वो सारी चीजें मतलब कि यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा मतलब दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एजेंडा पास किया गया है, जो कि ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्तमान में निर्धारित अधिकतम पारिवारिक और वार्षिक आय की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 2.5 लाख रुपए निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। यानी कि जो छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो निर्धारित अभी तक अधिकतम पारिवारिक जो वार्षिक आय था, जिसकी जो सीमा थी 1.5 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो ये सारी जानकारी यहां से आपको इस प्रश्न से याद रखना है। चलिए अब यहां पे चर्चा हो रही है बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ चीजों को मैंने यहां पर ऐड किया है, उसे यहां पर पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बिहार वाले मैप में भारत वाले मैप में आप यहां देख सकते हैं, ये बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिहार की चौहद्दी याद रखिए, बिहार की चौहद्दी है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि बिहार की जो सीमा है ये कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो 3 राज्य हैं, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो बिहार राज्य की सीमा 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और वहीं पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बिहार राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है ये नेपाल के साथ साझा होती है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है राजधानी पटना, आप सभी जानते हैं। राज्यपाल वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। और जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो आंकड़े हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के जो बिहार का ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। प्रथम राज्यभाषा हिंदी तथा द्वितीय राज्यभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ की जो प्रमुख लोक नृत्य ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदिशा बिहार की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करने का फैसला किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ओलंपिक टीमों को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टोक्यो गए ओलंपिक टीमों को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करने का फैसला किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ओलंपिक टीमों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका मतलब कि ऐसा घोषणा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ऐड किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत से 128 खिलाड़ी सहित कुल 228 सदस्यीय दल भेजा गया था। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत से 128 खिलाड़ियों का दल सहित कुल मिला के 228 सदस्यीय दल टोक्यो भेजा गया था। और भारतीय खिलाड़ी 18 विभिन्न खेलों में भाग लिए। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुई। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इतिहास रचते हुए अपने कैरियर का 163 मैच में 620वां विकेट लिया है,
जो कि इस प्रकार से वे टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आप जहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है जेम्स एंडरसन। ये आपको याद रखना, ये तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं टेस्ट क्रिकेट में। अब यहां पर इस सूची को मैंने ऐड किया, जो कि पहले स्थान पर इस सूची में है मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका खिलाड़ी है और इन्होंने 800 विकेट इस टेस्ट श्रृंखला में लिया है, यानी कि टेस्ट सीरीज में मतलब पूरे कैरियर में इन्होंने 800 विकेट अपने नाम किया है, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न है, जो कि 708 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरा अभी हाल ही में इस सूची में तीसरे स्थान पर थे अनिल कुंबले, जो कि पीछे छोड़ते हुए, अभी अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए जेम्स एंडरसन ने तीसरा स्थान मतलब पाया है, जो कि 621 विकेट के साथ ये तीसरे स्थान पर है। और इस सूची में चौथे स्थान पर है भारत के अनिल कुंबले, जो कि तीसरे स्थान पर पहले थे। ये 619 विकेट के साथ ये अभी वर्तमान में चौथे स्थान पर है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है ये है आईसीसी। आईसीसी के बारे में यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और आईसीसी का जो सिद्धांत है, यानी कि इसका जो मोटो है, ये अच्छाई के लिए क्रिकेट है। और आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को दुबई में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में आईसीसी के 106 सदस्य देश हैं और इसकी जो आधिकारिक भाषा है ये है अंग्रेजी। और आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं जोफ एलाडिस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन इससे पहले अभी हाल ही में मनु साहनी आईसीसी के सीईओ थे, जो कि अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और वर्तमान में इसके सीईओ बने हैं जोफ एलाडिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न कि हाल में टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में रवि दहिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेल में कुश्ती में पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया ने रजत पदक जीता है। और इस प्रकार भारत का टोक्यो ओलंपिक खेलों में ये 5वां पदक था। इसके पदक जीतने के साथ यानी कि सिल्वर मेडल मिलने के साथ ही भारत को 5वां पदक अर्जित हुआ। ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है रवि दहिया। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है रवि कुमार दहिया भारत के युवा फ्री स्टाइल पहलवान है और उनका जन्म 12 दिसंबर 1997 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। वे एशियाई चैंपियनशिप में 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और इसके अलावा 2019 विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना है। जो भी संबंधित चीजें होते हैं वो सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अभी इन्होंने मतलब कि टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में रजत पदक अपने नाम किया है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि एशियाई खेलों में, एशियाई चैंपियनशिप में कितने बार स्वर्ण पदक जीते हैं। तो संबंधित चीजें जो होती है वो आपको याद रखना है। अगर आप लोगों को वीडियो से सचमुच का हेल्प मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि ब्रो अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में कितने फुट से अधिक की ऊंचाई पर मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये मतलब रोड का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे के पास लगभग 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इस सड़क की जो लंबाई है 52 किलोमीटर है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं इस सड़क की लंबाई कितनी है, तो ये सारी चीज यहाँ से आप याद रखें। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट लिखा गया, इस सड़क का निर्माण प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किया गया है और इससे यातायात और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सैनिकों तथा उपकरणों की त्वरित आवाजाही में सुविधा मिलेगी। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में भूकंप पूर्व चेतावनी अर्थात EEW नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IIT रुड़की के द्वारा इसे तैयार किया गया, इसे विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा भूकंप पूर्व चेतावनी अर्थात EEW नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा EEW क्या है, तो इसका अर्थ होता है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इसे विकसित जो किया है ये IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। आप यहाँ पर इसे इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको दिखेगा नोटिफिकेशन बार में। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, यह मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रायोजित किया गया था और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से यह पहले उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। तो आप यहाँ से इसे याद रखिए कि आपदा को देखते हुए इसे विकसित किया गया है और ये विकसित किया गया IIT रुड़की के द्वारा। और यहाँ पर इसकी जो शुरुआत की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से, मतलब इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेजेंट पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है ये है मनन भट्ट।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेजेंट पुलवामा नामक पुस्तक मनन भट्ट द्वारा लिखा गया है। आप यहाँ पर इस पुस्तक को देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आगे लिखा गया, इस पुस्तक में फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आत्मघाती बम हमले और उसके 12 दिन बाद भारत द्वारा बालाकोट में किए गए जबरदस्त हवाई हमलों के घटनाओं के बारे में लिखा गया। इसकी विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में दिया गया, जिसका नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेजेंट पुलवामा। तो इस पुस्तक में इसे मतलब कि समाहित किया गया, सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, इस पुस्तक को गरुड़ प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। तो ये सारे संबंधित चीजें हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इस पुस्तक के लेखक है मनन भट्ट। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर 1 महीने का अभियान पानी माह अर्थात जल माह शुरू किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख में ये शुरू किया गया है। आपको मैं इसके बारे में डिटेल बता दूं कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जल जीवन मिशन की कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए 1 महीने का अभियान जिसका नाम है पानी माह अर्थात जल माह की शुरुआत किया है। आप इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आगे लिखा गया, यह अभियान 2 चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलेगा। और जो इसका पहला चरण होगा ये 1 अगस्त से 14 अगस्त, वहीं पे दूसरा चरण 16 से लेकर के 30 अगस्त 2021 तक चलेगा। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, इस चरण की जो अवधि क्या है वो याद रखना, ये कितने चरणों में पूरा होगा ये इंपॉर्टेंट है, और ये किस मतलब कि शहर में, किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। तो ये लद्दाख में भी हाल ही में पानी माह की शुरुआत किया गया है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये मंजूरी दिया गया। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि दिल्ली में विधायकों को पहले 54,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता था, जिसमें कि 12,000 रुपये जो वेतन होते थे और शेष राशि भत्ते के रूप में शामिल थी। अब इसे बढ़ाकर 90,000 रुपये किया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि दिल्ली में विधायकों के वेतन और भत्ते को पिछली बार 2011 में संशोधित किया गया था, और उसके बाद 2021 में, यानी कि करीब 1 दशक के बाद इसमें संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ये है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जा रहा है, इसकी मंजूरी दिया गया है। तो 66% की बढ़ोतरी को मंजूरी भी दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताइवान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ताइवान एक द्वीप है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिकी सरकार ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है, और इसके तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौते की मंजूरी दी है, जिससे कि ताइवान को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। आप यहाँ जो इस इमेज में देख रहे हैं ये पूरा का पूरा चीन है, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ताइवान है। जो चीन सरकार है ताइवान को अपने मतलब कि देश का भिन्न अंश मतलब अंश समझती है, लेकिन ताइवान जो है ये अपने आप को खुद स्वतंत्र देश समझती है। हालांकि ये द्वीप है, लेकिन ये खुद को मतलब कह सकते हैं ये अपने आप को एक स्वतंत्र देश समझती है। ठीक है, तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है अभी हाल ही में धृति बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली निदेशक हाल ही में धृति बनर्जी बनी है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था 1 जुलाई 1916 को किया गया था। चूंकि ये अभी चर्चे में है क्योंकि ये पहली महिला निदेशक बनी है धृति बनर्जी, तो इसलिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं इसका गठन कब हुआ था। तो 1 जुलाई 1916 को इसका गठन हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थापित है, यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक ID नंबर लाने की घोषणा किया है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच किया तो इसका आंसर आपको पता होगा। अब इसका बताइए इसका आंसर क्या है। आप चाहें तो इसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग फेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए pre21 लिख के। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।